चलिए, तो अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं चिकित्सा समाज कार्य पर, मेडिकल सोशल वर्क पर बातचीत कर रहे हैं। और मेडिकल सोशल वर्क में मैंने आफ्टरनून वाली क्लास में लगभग 30+ मिनट मैंने आप लोगों की क्लास लिया था और जिक्र किया था चिकित्सा समाज कार्य की पद्धति के बारे में। मैंने सहायता और सूचना, संवेगात्मक, 3 ऐसे शब्द बताए थे जो नाम आता है ए कैनन का, और ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। ये तीनों के बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद मैंने चिकित्सा समाज कार्य में कुछ अभ्यास के दौरान प्रविधियां यूज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया था अन्वेषण क्या होता है, साथ ही साथ मैंने विश्लेषण शब्द क्या होता है इसके बारे में जिक्र किया था, और निर्वचन शब्द क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ संबल एक प्रक्रिया, एक टेक्निक है, इनमें क्या भूमिका होती है, इनके बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। देन उसके बाद मैंने उपचार की प्रविधियों पर जिक्र किया था जो चिकित्सा समाज कार्य यानी मेडिकल सोशल वर्क के अंतर्गत आता है। और इसमें मैंने आपसे बताया था अंगीकरण को लेकर, अंगीकरण क्या है, फिर सामान्यीकरण क्या होता है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को तदात्मीकरण के बारे में बात किया था, और फिर उसके बाद सरलीकरण पर बात किया था, और उसके बाद शिक्षण पर बात किए थे हम लोग। शिक्षण चल रहा था आई थिंक, है ना आरती मैम? जी सर। हाँ, चलिए अब शिक्षण से ही स्टार्ट करते हैं। शिक्षण, देखिए आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण एक प्रकार की टेक्निक है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, मैं आप लोगों से जो बातचीत कर रहा हूँ वो चिकित्सा समाज कार्य में शिक्षण की बात कर रहा हूँ। तो चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है वो सेवा भोगी को यानी सेवार्थी को उसकी स्थिति और परिस्थिति के विषय में आवश्यक ज्ञान और शिक्षा उपलब्ध कराकर उसे समस्या की वास्तविकता की जो प्रकृति है उसको समझाने के सहायता करता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जो मेडिकल सोशल वर्कर है ये सेवार्थी को क्या करता है? सेवार्थी को उसकी स्थिति और परिस्थिति यानी सिचुएशन आप कह लीजिए, या जिस भी कंडीशन में है वो परिस्थिति के विषय में आवश्यक जानकारी देता है, या एक प्रकार से आप कह लीजिए कि ज्ञान और शिक्षा उपलब्ध कराता है। ज्ञान और शिक्षा उपलब्ध कराकर उसकी समस्या जो है उस समस्या की वास्तविकता को समझाने का प्रयास करता है। मतलब वास्तविक रूप से, रियल रूप से उसकी प्रॉब्लम क्या है ये बताने का प्रयास किया जाता है कि समस्या आपके पास ये है ना। इस तरीके के आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि शिक्षण विधि की बात अगर हम करते हैं तो शिक्षण विधियां भी समाजशास्त्र में बहुत सारी हैं, और आप लोगों से पेपर में कभी कभी शिक्षण विधियों से भी सवाल पूछा जाता है। बात सही है? देखा है कि नहीं शिक्षण विधि से? जी सर। अब शिक्षण विधि की बात जब हम करते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि शिक्षण विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता यह तय करता है कि सेवार्थी को या कैसे जो है उसको पढ़ाया जाए, कैसे उसका ज्ञान को विकसित किया जाए, किस तरीके से उसे शिक्षण के माध्यम से सेवार्थी को सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा पढ़ाया गया जो विषय है उसके अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, इन सभी के बारे में शिक्षण विधियां का प्रयोग में फिर लाया जाता है। अब हालांकि शिक्षण विधियां कई हैं, उसकी शिक्षण विधियां की कई पार्ट्स हैं, है ना। अब उसका बेसिकली प्रयोग जो है सेवार्थी के ज्ञान में अस्तित्व का भाव लाने के लिए बेसिकली इसको यूज में लाया जाता है। इसको बेसिकली क्लास में अनुशासन या एक प्रकार से जहां आप कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं वहां आचार संहिता इत्यादि चीज़ों को बनाए रखने की बातचीत की जाती है शिक्षण विधियां में, है ना। तो शिक्षण विधियों में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक व्याख्यान विधि होती है। नाम सुना है आप लोगों ने? लेक्चर मेथड बताएं अगर आपने सुना है तो, और नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आवाज मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रखेंगे वो विधि होती है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जानते हैं आप लोग क्या होता है लेक्चर मेथड? यस सर। लेक्चर मेथड एक व्याख्यान विधि होती है ना, और यह विधि ना बेसिकली प्रत्येक शिक्षक जो होता है वो उसके प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है व्याख्यान भी। और यहाँ लेक्चर मेथड में जैसे मैं लेक्चर आपको देता हूँ तो मैं एक्टिव रहता हूँ, यहाँ जो शिक्षार्थी होता है वो पैसिव वे होता है, यानी एक प्रकार से निष्क्रिय रूप में होता है, निष्क्रिय रूप में होता है। ये बात ध्यान रखेंगे।
एक्टिव मेथड यानी सक्रिय में अगर हम बात करें, व्याख्यान विधि में कार्यकर्ता रहता है और सेवार्थी जो है निष्क्रिय में रहता है, निष्क्रिय भाव में रहता है। ठीक है, एक बार बताइए, ये क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि एक आपने नाम सुना होगा संश्लेषण से विश्लेषण, ये सब शिक्षण विधियां हैं, है ना। संश्लेषण या संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक। देखो दो अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए कोई पाठ्य वस्तु है, उसकी उपस्थिति करने का जो ढंग है, यदि ऐसा है कि ज्ञान देकर, है ना, या कोई वस्तु का ज्ञान कराकर जब ये प्रक्रिया संचालित करते हैं तो वहाँ पे हमें डेटा कलेक्ट होती है, तो वह एक प्रकार का संश्लेषण बनता है। और फिर जब हम उसकी अलग अलग भागों में व्याख्या करते हैं तो वह पाठ आपका विश्लेषण बनता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्द का ज्ञान, पहले क्या सिखाएंगे? वर्णमाला, फिर क्या सिखाएंगे? शब्द का ज्ञान, और फिर उसके बाद वाक्य के बाद पैराग्राफ के बाद पाठ के बाद इकाई यानी यूनिट, और यूनिट के बाद पुस्तक के बाद पुस्तकालय, लाइब्रेरी। ये पाठ है। एक प्रकार से हम इस तरीके से इस चरण से होकर गुजरते हैं और यह प्रक्रिया संश्लेषण की कहलाती है ना। अब याद रखने वाली बात यह है कि यदि पहले वाक्य सिखाकर तब हम शब्दों का अंत और वर्ड सिखाना शुरू करें तो वह पाठ आपका विश्लेषण बन जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम बाजार जाता है, बात को बहुत ध्यान समझिएगा। तो राम अगर मैंने अलग से सिखाया आपको, बाजार मैंने अलग से आपको सिखाया, और जाता है मैंने अलग से सिखाया, ये अलग अलग प्रक्रिया है। तो ये अलग अलग प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विश्लेषण कह सकते हैं। यस या नो? विश्लेषण कह सकते हैं। कह सकते हैं। और जब मैं आपसे कहूँ कि राम बाजार जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संश्लेषण या विश्लेषण? संश्लेषण। चलो बहुत बढ़िया भाई, यानी आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, गुड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने एक शब्द आता है मूर्त से अमूर्त। कितने लोग जानते हैं मूर्त से अमूर्त? सर मूर्त इंग्लिश में क्या होता है सर इसका? सर मूर्त जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, अमूर्त जिन्हें नहीं कर सकते हैं, हाँ, देख सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट बोलते हैं, है ना। अब ओके सर। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूर्त से अमूर्त वाली प्रक्रिया चलती है, ये बेसिकली सिंपल सी बात है। अभी किसी बच्चे ने कहा कि जब हम किसी चीज़ को दिखा कर करते हैं या स्पर्श करके सिखाते हैं तो वह मूर्त कहलाती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है। और कोई मैं कल्पना के आधार पर अगर आपको चीज़ें समझाता हूँ, बताता हूँ, तो वह क्या चीज़ें बन जाती है? अमूर्त बन जाती है, है ना। बहुत ही सिंपल है, मैंने कई बार इसके बारे में आप लोगों को बता भी चुका हूँ, है ना, मूर्त अमूर्त के बारे में, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। हर्बर्ट स्पेंसर के 5 सोपान हैं और ये बात आपको पता होना चाहिए। एक आता है आपका प्रस्तावना, दूसरा आपका आता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा आपका आता है तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, चौथा आपका आता है आवृत्ति, पांचवा आपका आता है एक्सपेरिमेंट, यानी हम कह सकते हैं प्रयोग। ये हर्बर्ट स्पेंसर की 5 पदी के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में प्रश्न आता है चरण को लगाने के लिए, तब भी आप इसी को ध्यान में रखेंगे, है ना, फिर भी आप इसी को ध्यान में रखेंगे। स्पष्ट हो रहा है? बताइए आविदा जी। जी सर, मैं थोड़ा सा चली गई थी सर, मेरा सब मिस हो गया। मत मिस करिए ना भाई, कहाँ चले जाते हो? तो लास्ट वाला क्या बताया आपने आवृत्ति के बाद? सर डोरबेल बज गई थी, उसमें इतना टाइम लग गया। अच्छा, सर ये 5 बता दीजिए बस मुझे, ये 5 जो आपने बताए। अच्छा। ये देखिए ना, हर्बर्ट स्पेंसर की है। आरती मैम सुनिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने बेसिकली क्या किया? 5 पदीय सोपान दिया और इन 5 पदीय सोपान को कथन विधि कहा। क्या बोला? ये कथन विधि है।
यानी एक प्रकार से शिक्षण विधि ही है हर्बर्ट स्पेंसर की। और इन्होंने ऐसे प्रयोग इसलिए किए, जानते हैं आप इसका प्रयोग किस लिए किया था? इसका प्रयोग जानते हैं? मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने बेसिकली इसका कुछ मतलब था। जैसे मैं प्रस्तावना की बात करता हूँ, इसका मतलब ये था सिंपल भाषा में कि कोई नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवार्थी के पिछले ज्ञान को सक्रिय करने की प्रक्रिया को बोले कि प्रस्तावना है ये, है ना। मतलब यहाँ सिंपल सी बात है, अगर आपको नया ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें सेवार्थी के पिछले ज्ञान को पता होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे कहूँ, मान लो कोई बच्चा है, अगर उसे 1 से 5 तक गिनती आती है तो आपको 6 से नहीं स्टार्ट करना है, 6, 7, 8, 9, आपको पिछली गिनती से स्टार्ट करना 5 से। और यह प्रोसेस बताती है एक प्रकार की प्रस्तावना। फिर कहता है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रस्तुत, ये एक प्रकार की एक ऐसी गुणवत्ता है जहाँ अनुभव को एक प्रकार से अनुभव का प्रयोग करके अवधारणा प्रस्तुत किया जाता है। यानी यहाँ बात प्रस्तुतिकरण में अनुभव या अवसर की बात होती है, अनुभव और अवसर की बात होती है। यहाँ पर आप शिक्षार्थी से, सेवार्थी से खुद कहेंगे कि आप करो उसके, है ना, इन चीज़ों पर। और फिर एक आता है तुलना, कंपेयर। बेसिकली इसको अगर हम बात करें, नए ज्ञान की तुलना में, जो नया ज्ञान मैंने भी आपको दिया 6 से लेकर 10 तक में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसी प्रक्रिया में नए ज्ञान को आत्मसात करना, और नए ज्ञान को आत्मसात कहाँ किया जा रहा है? पुराने वाले ज्ञान को। तो जब पुराने वाले ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ देते हैं, वह प्रक्रिया कंपेयर के आधार पर जानी जाएगी, फिर, है ना, तुलना के आधार पर जानी जाएगी। आवृत्ति का मतलब होता है सामान्यीकरण। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जनरलाइजेशन कहलाता है ना। इसका मतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता जब प्रस्तुत ये करता है शिक्षण सामग्री यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका प्रयोग करके विचार और निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, ये सामान्यीकरण करके। और सामान्यीकरण का मतलब मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है। सामान्यीकरण जानते हैं आप लोग? मैंने आपको, जैसे मेरा एक गोल है, और गोल है ये जो है बेसिकली रेड कलर, है ना। अब मुझे क्या सिखाना है आप लोगों को? रेड कलर के बारे में सिखाना है ना। तो ये रेड कलर है ना। अब आप, सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना। अब मैंने कई टास्क के माध्यम से आप लोगों को जो है ये गोल सिखाया रेड कलर, और आपने ये चीज़ें सीख लिया, है ना। यहाँ ये चीज़ें आपने सीख लिया। अब उसके बाद मुझे सामान्यीकरण करना होगा, तो मैं क्या करूँगा? इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो है कलर्स फिर लेना शुरू करूँगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मैंने ब्लू कलर ले लिया, ठीक है, एक ये कलर ले लिया। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक कलर मैं आपसे जो है ग्रीन कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा आप भी ऐसे कई कलर्स वहाँ पे ले सकते हैं। एक वाइट कलर मान लीजिए मैं ले लिया, नहीं वाइट कलर भी ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से 5-6 जो कलर आप यहाँ पर ले रहे हैं, ये इसी में एक और कलर लेंगे आप, रेड को भी रखेंगे, है ना, इसी में रेड को भी, क्योंकि आपने रेड सिखाया है उसे। अब यहीं आप उस सेवार्थी से पूछेंगे, ठीक है, आप इस सेवार्थी से पूछेंगे कि रेड कलर कौन सा है। वो करके अगर ये रेड कलर दिखा दिया इन चारों कलरों में से, तो आपने ये क्या कर दिया? सामान्यीकरण कर दिया। ये सामान्यीकरण वो कर लिया। और यदि रेड की बजाय उसने ग्रीन उठा के दे दिया या ब्लू उठा के दे दिया, तो समझ लीजिए अभी तक वो सही तरीके से सीखा नहीं है। और सिखाया आपने, रेड कलर का गोल है, रेड कलर का गोल को आपने सिखाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यही जो है सामान्यीकरण कहलाती है ये प्रक्रिया, ठीक है। और एक अंतिम पार्ट क्या था हमारा? अंतिम पार्ट था प्रयोग। प्रयोग को ही आवेदन के रूप में भी जाना जाता है। तो बेहतर समझ और सार्थक सीखने के लिए जो वास्तविक जीवन है, उसमें सेवार्थी के द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करके यूज़ में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर संचालित होती अंत में। तो प्राप्त ज्ञान करने, आत्मसात करने और कुशलता से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है ये शिक्षण विधियाँ। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली पॉइंट पे बात करेंगे अब हम लोग। शिक्षण विधियों के बाद अगर हम बात करें तो एक शब्द हमारे सामने आता है पुनर्सत्तावना, ठीक है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पुनर्सत्तावना शब्द भी, है ना। इसकी इंग्लिश क्या होती है? पुनर, ठीक है, पुनर्सत्तावना।
बताइए। कंक्लूजन या कंक्लूशंस भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। निष्कर्ष, इस प्रक्रिया में क्या होगा कि कार्यकर्ता सेवार्थी की समस्या की वास्तविक स्थिति समझते हुए उसे बार बार संतावना देकर आश्वस्त कराता है कि आप पुनः स्वस्थ एवं समस्या रहित हो सकते हैं, और इस प्रक्रिया को संचालित कराया जाता है फिर, और इसी को बुलाता है पुनर्सत्तावना। इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। एक शब्द, आवाज़ जा रही मेरी? यस आ रही है सर। जी 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 ठीक ठीक। एक शब्द और आता है निदर्शन। निदर्शन तो मतलब जानते ही होंगे आप लोग, सैंपलिंग। जी सर। बेसिकली क्या होता है, जब कोई व्यावसायिक संबंधों की सीमा का तो निर्देशन है कि निदर्शन है? ये निदर्शन होगा, निदर्शन होगा, है ना। निर्देशन मतलब डायरेक्शन की प्रक्रिया भी इसमें संचालित होती है ना। और सैंपलिंग भी शामिल होता है, प्रतिचयन भी शामिल होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी शामिल होता है, दोनों शामिल होते हैं। अभी मैं बता ही रहा था आप लोगों को उसके बारे में, ठीक है। तो अगर मैं निर्देश के रूप में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निर्देशन के रूप में, तो वह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, भावना, स्थिति, रोग, उपचार के रूप में आती है ना। जहाँ आपको ये बताने का कोशिश या प्रयास किया जाता है कि सेवार्थी रोगी जो होता है वो आश्रितता की भावना उत्पन्न ना हो पाए उसके संबंध में, और ऐसा तब होता है जब उसे डायरेक्शन दिया जाता है, यानी निर्देशन। तो ये प्रक्रिया होती है। बट जब हम बात करते हैं सैंपलिंग की, प्रतिचयन की, तो यहाँ पर कहने का मतलब सैंपल के माध्यम से, एक प्रकार से उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया जाता है, समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह स्वतः अपनी क्रिया को कर सके, ठीक है, ताकि वह स्वतः अपनी क्रिया को कर सके। इसलिए यहाँ पे दोनों शब्द जब आएंगे तो कुछ इसी तरीके से बनेंगे, और आप आसानी से उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है संसाधन का उपयोग। ये तो इजी है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे संसाधन, संसाधन का उपयोग, ठीक है। उसके बाद ये तो TLM हो जाएगा, है ना, इसका यूज तो होना ही चाहिए, ये तो इजी है। फिर स्वीकृति, ये आपको मालूम ही है। फिर प्रोत्साहन भी आपको पता है, मोटिवेशन दिया जाता है। और कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, आज आप लोगों ने आफ्टरनून में देखा था, ठीक है। और अंतर्दृष्टि का विकास, अंतर्दृष्टि का विकास का मतलब ये होता है, ठीक है, अंतर्दृष्टि का विकास कि मान लीजिए उसकी कोई संवेग, क्षमता, शक्ति, आंतरिक जो सामर्थ्य हैं उनमें उसका समुचित उपयोग करके उसकी क्षमता का जो है विकास किया जाता है अंतर्दृष्टि में। तो ध्यान रखिएगा, सामर्थ्य शब्द आ जाता है इसमें, शक्ति, क्षमता आ जाती है, संवेग आ जाता है ना। और वह अपनी समस्या को भली प्रकार से समाधान स्वयं कर सके, इसलिए अंतर्दृष्टि का विकास किया जाता है, इस टेक्निक को लगाया जाता है, ठीक है। और BM तो यूज़ होता है, BM मतलब बिहेवियर मॉडिफिकेशन, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब इसी के अंतर्गत आता है कि चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका क्या है। चलिए एक बार आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। बताइए, चिकित्सा समाज कार्यकर्ता की भूमिका। आवाज जा रही है? जी सर आ रही है। हाँ बताइए जरा एक बार, अपने मन से कुछ बताइए, क्या भूमिका हो सकती है चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की। सर सामाजिक कार्यकर्ता एक पेशेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। कोई भी हॉस्पिटल में केसेस आते हैं, किस डिप्रेशन के हो या किसी भी चीज़ के हो सर, तो फिर उसको एनालाइज करता है
और एंड तक उसके जो है, जब तक उसको पूरा उस कार्य में सक्षम नहीं हो जाते सर, उसको छोड़ते नहीं है और उसकी रिकॉर्डिंग रेगुलर चलती रहती है। बेशक वो घर वापस क्यों ना चले जाएं, लेकिन फिर भी एनालाइजिंग सिस्टम जो है रेगुलर चालू रहता है। ओके, चलिए इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बिहेवियरल चेंजेस वगैरह लाना। चलिए, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए, मेडिकल सोशल वर्कर की भूमिका, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा आप सभी लोग, कुछ पॉइंट्स के साथ मैं इसको भी रिलेट कराता हूँ। पहली बात तो ये तय है, आप जानते हैं सभी लोग, कि चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता को चिकित्सालय में उसकी निम्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है, और ये बात आप जानते हैं। मैं आपको पहली बात बताता हूँ कि चिकित्सक और मरीज के बीच में संपर्क में जो है संपर्क स्थापित किया जाता है। और संपर्क किसके बीच में कर रहा हूँ? क्लाइंट के बीच में कर रहा हूँ, और प्लस में सोशल वर्कर की बात में कर रहा हूँ। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि चिकित्सक सर मतलब सर सॉरी सर पेशेंट और सोशल वर्कर, पेशेंट मतलब क्लाइंट और सोशल वर्कर के बीच में जो है संपर्क स्थापित किया जाता है। अब बिना संपर्क के थोड़ी ना कोई काम करोगे आप, है ना? जी जी। तो ये तो ज़रूरी है। दूसरी बात, सोशल वर्कर प्लस में क्लाइंट यानी पेशेंट, है ना, पेशेंट की देखभाल जारी रखने के लिए आवश्यक सामुदायिक संसाधनों के बीच में संपर्क बनाया जाता है ना? किसके बीच? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके बीच संपर्क बनाया जाता है, संसाधनों के बीच, है ना, कम्युनिटी में। और उसके बाद सर इसको फिर से सर क्लियर करें थोड़ा सा। इसका मतलब है कि एक सोशल वर्कर यानी आप रोगी की देखभाल जारी रखने के लिए आपको क्या आवश्यक हो सकता है? देखभाल जरूरी के लिए आवश्यक हो सकता है सामुदायिक संसाधन। तो याद रखिएगा, सामुदायिक संसाधन इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर दूसरे पॉइंट में। और चिकित्सक जो रोगी होता है उसके प्रति शिक्षित किया जाता है, और रोगी को अनुपालन के लिए रोगी की चिकित्सक के एजेंट के रूप में सेवारत होकर प्रमोट करना। परंतु बदलते हुए परिवेश में जो चिकित्सालय है ना, उस संस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो सोशल वर्कर की जो भूमिका आती है वो बेसिकली किस रूप में आती है? ध्यान रखिएगा कि शिक्षित करते हुए रोगी को अनुपालन के लिए, अनुपालन मतलब शासन जो यूज, जैसे कोई चीज़ को मानने के परिप्रेक्ष्य में, है ना, रोगी को चिकित्सक के एजेंट के रूप में सेवारत होकर उस पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, यह आपका दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे, सॉरी तीसरा पॉइंट रहेगा ये आपका, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के संबंध में कई विद्वान आए, जैसे अगर हम बात करें, एक प्रोफेसर H.S. पाठक महोदय रहे, तो उनका कहना था कि मेडिकल सोशल वर्कर की जो भूमिका होती है, जो कार्य होता है, वो बेसिकली परामर्श का होता है। भाई बात ठीक है। उन्होंने कहा कि निर्देशन का होता है, नहीं डायरेक्शन का होता है, ये भी बात ठीक था। का कहना था कि शैक्षणिक कार्यक्रमों में इनकी सहभागी यानी एक प्रकार के पार्टिसिपेशन की भी भूमिका होती है। ऐसे सवाल आप आसानी से कर लेंगे पेपर में। समाजकारी शोध में सहयोग की भूमिका होती है ना, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी सहभागिता की बात होती है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में किसकी भूमिका होती है? सहभागिता की भूमिका, पार्टिसिपेट की, ठीक है। तो ये 5 तो इसके टाइप बन गए। फिर सुलभा मधुकर भी वाडे एक विद्वान है, वो भी, उनका भी नाम आता है, वाडे मधुकर वाडे के बारे में इन्होंने भी कुछ बातें कही। कहा कि चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता जो है प्रत्यक्ष रूप से सेवा देता है। भाई ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देता है, तो कैसे देता है? रोगी को भौतिक आवश्यकताएं पूरा करता है। उसकी भौतिक आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जो दवा, कपड़े, धन, है ना, भोजन इत्यादि, आवास, ये जब हो, ये सारे जो हैं इनकी पूर्ति के लिए स्थानीय संसाधनों को जुटाने की बात करता है, इसलिए इसे भौतिक संसाधन में रखा गया। ट्रांसपोर्टेशन सर, बिल्कुल, वो भी कह सकते हो आप, है ना। रोग की प्रकृति, उसके प्रभाव को रोगों
और उसके परिवारों को स्पष्ट करना, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर उसको किया जाना चाहिए। तो यानी ये कहा कि भाई कि केस वर्ग के आधार पे प्लस में ग्रुप वर्ग के आधार पे, है ना, परिवारों को स्पष्ट कर दें, मतलब ये भी कि परिवार को पता भी होना चाहिए कि आप उसके साथ थेरेपी कौन सी कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। पुनर्वास के लिए योजना बनाना, ये एक भूमिका होती है आपकी, है ना। उपचार के लिए संस्थाओं में भर्ती कराना और उन्हें उपेक्षित सेवाएं, मतलब उनको सेवाएं प्रोवाइड कराना, सेवाएं जैसे उसकी नीड क्या क्या हो सकती हैं सेवार्थी की, वो सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती है इसके अंतर्गत, है ना, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं इसमें जो है ओपीडी की भी भूमिका है। जैसे कि हम सब मानते भी हैं अस्पतालों में अलग अलग विभाग होते हैं, ओपीडी हो या आईसीयू हो, है ना, गहन चिकित्सा विभाग बोला जाता है, बाह्य रुग्ण विभाग कहा जाता है ओपीडी को, है ना। और आपको बताऊं तो इसमें जो है एक उक्त रोगी विभाग भी उगता है, आयुक्त रोगी विभाग होता है, आयुक्त रोगी विभाग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? नहीं सर। क्या सर? आयुक्त रोगी विभाग इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इंग्लिश में बता रहा हूँ, बताइए तब तक किसी को नहीं पता। आपात वाली विभाग जानते हैं, इमरजेंसी वाला। यस सर, सर। इमरजेंसी। हाँ, आपात, जैसे आप जाते होंगे तो हॉस्पिटल वगैरह में आपको पता होगा कि एक इमरजेंसी विभाग भी होता है, इमरजेंसी विभाग, ओपीडी, आईसीयू, ये 3 ऐसे विभाग हैं जहां रोगियों पर उपचार किए जाते हैं। तो इसके बावजूद भी मेडिकल सोशल वर्कर में अगर मैं बात करूं, समाज कल्याण विभाग भी, यानी मेडिकल सोशल वेलफेयर यूनिट के रूप में रोगियों को चिकित्सालय में भी एक्सेप्ट किया गया, है ना। तो वहाँ पर भी भूमिका इनकी है ना। ओपीडी में क्या भूमिका हो सकती है? बाह्य रोगी विभाग होता है ये। तो ये बेसिकली एक जिसमें नियत समय पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऐसे रोगियों की सेवाएं प्रदान की जाती है जिसे चिकित्सालय में भर्ती करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बेसिकली उसे ओपीडी का पार्ट दिया गया, भर्ती थोड़ी किया जाता है ओपीडी में, है कि नहीं जी। तो ये चीज़ें आती है। और एक वार्ड होता है, वार्ड को ही हम जैसे कभी देखो ये वार्ड वाली प्रक्रिया जो चलती है वो बेसिकली क्या है, इमरजेंसी वाली ज़्यादा चलती है ना। तो मैं आपसे ऐसा कहूँगा कि ऐसे रोगियों को भर्ती और सेवाएं सर ओपीडी में दिखाए पेशेंट को भी सर वार्ड में भर्ती कराया जाता है। ओपीडी में जिस पेशेंट को सर देखा जाता है, हाँ, तो उसके कुछ समय बाद अगर जरूरत पड़ता है तो उनको भी भर्ती कराया जाता है। उनको डिपार्टमेंट में भेज कराया जाएगा ना। जी सर, डिपार्टमेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग। वही मैंने अगर वही बात तो बताया, वार्ड यहाँ पे क्या लिखा हूँ, वार्ड ही लिख रहा हूँ, वही वार्ड ही तो लिख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको कई अब ऐसे कहो कि ओपीडी में, पहली बात तो ये कि कोई वार्ड बनाया ही नहीं गया ओपीडी में कि ओपीडी में आप आओ और ओपीडी देखकर आपको तुरंत भर्ती ले लिया जाए, लेकिन आपको भेजा जाएगा कहीं पर, तब जाके भर्ती होती है ना। अगर आपने काम किया है तो ठीक है, नहीं काम किया तो ध्यान रखेंगे इसके लिए आप, वैसे पता होना चाहिए, तो बेसिक जानकारी है ना। तो ऐसे रोगियों को भर्ती करके सेवाएं प्रदान की जाती है वार्ड के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बेसिकली दो जो ऐसे विभाग होते हैं जो मुख्य होते हैं। पहला तो ये होता है जहाँ पे मेडिसिन, इसमें रोगी के उपचार के मुख्य रूप से औषधि का प्रयोग किया जाता है। देखो वार्ड में भी 2 पार्ट होंगे, मैंने आपसे बोला वार्ड में आपको ये बातें बताई कि रोगी को भर्ती करके सेवाएं प्रदान की जाती है, तो वहाँ 2 तरीके की भर्ती प्रोवाइड होगी, है ना। तो एक तो ये होगा कि मेडिसिन जो है रोगी के उपचार में मुख्य रूप से जो है यूज़ में लाया जाएगा, तब होगा, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा ये होगा, एक आपने सुना होगा सर्जरी का नाम, सर्जरी, यह एक ऐसा विभाग होता है जहां उपचार शल्य क्रिया द्वारा की जाती है ना, सर्जिकल माध्यम से किया जाता है कि नहीं, पता है। और ये आपको भर्ती लेगा, तो रोगी जब अस्पताल में भर्ती होता है तो उसकी अपेक्षा के साथ वह जल्दी ही पूर्व स्थिति प्राप्त कर ले, इस तरीके की बात होती है ना। तो इसी में अगर हम बात करें, जो आयाम है कई प्रकार की सेवाएं, जैसे निदानात्मक कार्य हो सकता है, उपचारात्मक कार्य हो सकता है, निवारणात्मक कार्य हो सकता है, पुनर्स्थापनात्मक कार्य हो सकता है, कई कार्य इसके अंतर्गत आ सकते हैं, है ना।
तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसके टाइप, इसके अंतर्गत ही ये कार्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें होगी इनकी भूमिकाएं, इनकी भूमिकाएं। अब उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, सन 1954 की बात बता रहा हूं, 1954 में, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैं से कई बार मैंने बताया आप लोगों को कि भारत सरकार ने अधिग्रहित किया था एक हॉस्पिटल, उसका नाम था रांची मनोरोग, रांची मनोरोग। ठीक है, रांची मनोरोग कह लीजिए या रांची मानसिक रोग कह लीजिए, मानसिक रोग का हॉस्पिटल था ये, मानसिक रोग अस्पताल। ठीक है, नोट कर रहे हो कि नहीं नोट कर रहे हो, ये बताइए पहले। जी सर, जी सर। ठीक है, याद करते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा। ओके। तो रांची मानसिक रोग जो हॉस्पिटल है या अस्पताल है, ठीक है, उसके अंतर्गत बात हो तो 1954 आप लोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये आपका फिर करेक्ट माना जाएगा, है ना। ठीक है, 1954 में आगरा में अगर हम बात करते हैं तो आगरा में मानसिक अस्पताल रोगियों का बेडों की जो संख्या है वो 36, और यहाँ पे जो बात की गई है वो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। बात है ये आगरा वाली, अभी मैंने आपको रांची के बताया, ये आगरा का आप ध्यान रखेंगे, ये आप एक बार आगरा रिपीट के करिए सर प्लीज। जी, क्या कर रहे हैं। आगरा के बेड सर 36 हैं, और ये कब स्थापित हुआ था? 1956 आगरा मानसिक हॉस्पिटल, 6। है ना ये। जी। उसके बाद आपको नोट करना है, भारतीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद ने भारतीय मानसिक स्वास्थ्य और मानव संबंध संस्थान को अधिग्रहित किया था 1951 में। कब भारतीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद ने भारतीय मानसिक स्वास्थ्य और मानव संबंध संस्थान को अधिग्रहित किया, तो आप लगाइएगा 1951 में। और रांची में बताइए आप लोग, ओपीडी यानी अस्पताल में बाह्य उपचार विभाग की स्थापना कब हुई रांची में। अभी मैंने आपको बताया तो 54 था, लेकिन जब बात होगी तो 1958 लगाइएगा। कब लगाएंगे? 58 लगाएंगे। 1958। हाँ, 1954 नहीं लगाना। नहीं, वो तो स्थापना हुई है। अच्छा, स्थापना हुई। ठीक है, आपने नाम सर सुना 1958 वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। किसका? 1958 वाला सर। 1958। 1958 सर, रांची में जो मानसिक रोग अस्पताल है ना, उसमें वाह है उपचार विभाग, ओपीडी की स्थापना हुई थी, और वो ओपीडी की स्थापना हुई थी 1958 में। ओपीडी। अच्छा, कितने लोगों को पता है हिवास हॉस्पिटल के बारे में? हिवास हॉस्पिटल है, नहीं सुना सर। ये इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस एक हॉस्पिटल है जो बेसिकली मेंटल डिजीज़ से रिलेटेड है। और ये हॉस्पिटल आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, शाहदरा में, न्यू दिल्ली, है ना। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस, ये आप ध्यान रखेंगे। एक प्रकार से इसका जो केयर सिस्टम है ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, गवर्नमेंट का है। ए से क्या बताया सर? जी, ए से बिहेवियर की बात। बिहेवियर एंड अलाइड, अलाइड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। सुप्रीम मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान है ये, ठीक है। दिल्ली सरकार में जो है एक स्वायत्त संस्था है। सर, स्थापना किसके द्वारा हुआ था? गवर्नमेंट के द्वारा की है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ?
यस सर। उसी के फैसले के जवाब में जो है मानव संसाधन जैसे ह्यूमन मैनेजमेंट डेवलपमेंट को उपचार और प्रशिक्षण अनुसंधान के केंद्र में बदलने के लिए जो है की गई थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, खासकर आप लोग। हिवास हॉस्पिटल भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ठीक है, क्लियर। जी सर। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आपने नाम सुना होगा एम्स के बारे में। जी सर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ये। 2 जून 1956 की इसकी स्थापना हुई, एम्स हॉस्पिटल की। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये दिल्ली में इसकी जो है सबसे पुराना ब्रांच, यानी एक प्रकार से आप, हालांकि अब कई जगह इसकी ब्रांचेस हैं, परंतु मुख्य जो ब्रांच है वो दिल्ली की है ना। और आपको बता दूं कि 1956 में ही संसद ने एक अधिनियम के माध्यम से इसे स्वायत्त संस्था का रूप दे दिया था। ठीक है, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 करके पूछा जाएगा तो भी आप यही नाम लगा कर आएंगे आप लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके अगर आपसे पूछता है अब एम्स के अध्यक्ष कौन है, तो दीपक वर्मा जी हैं। एम्स की कमान अपने हाथ में ले रखे हैं। पूर्व ये आईएएस हैं, पूर्व के आईएएस हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर पूरी जो है दारोमदार इन्हीं के ऊपर है, दीपक वर्मा के ऊपर इस समय। ठीक है, एम्स हॉस्पिटल के बारे में क्लियर। बताइए जी। उसके बाद आपने नाम सुना होगा एक हॉस्पिटल और है एसजीपीजीआई के बारे में। एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है ये, है ना। ध्यान रखेंगे, एसजीपीजीआई एमएस करके नाम से जाना जाता है ये। इसकी स्थापना हुई थी सन 1983 में। 1983 में इसकी जो है स्थापना की गई है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये। रजत चौहान इसके इस समय कुलाधिपति हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये स्थित है ना। याद रखेंगे आप सभी लोग। 550 एकड़ के क्षेत्र में है, बहुत बड़ा है। ठीक है, एसजीपीजीआई। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें भी सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है ना। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट है सोशल वर्क के, मैंने उन्हीं हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों से चर्चा किया हूँ। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बारे में, आरएमएल हॉस्पिटल के बारे में। आरएमएल, हाँ, 1932 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। मेडिकल सोशल वर्क से रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। याद रखेंगे, ये भी नई दिल्ली में ही है। ठीक है, आरएमएल की स्थापना कब हुई सर? 1983। हाँ, 1932 में। 32 हाँ, 1932 में। 1932 में। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम सभी लोग जो है मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के बारे में। मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अब साइकेट्रिक सोशल वर्क कहा जाता है इसको, है ना। बोलिए। जी सर। नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक कि समाज कार्य के कई विद्वानों का मानना है
कि मनोचिकित्सकीय समाज कार्य एक समाज कार्य है जिसका संबंध मनोरोग विज्ञान से। इसका संबंध किससे है? मनोरोग विज्ञान से। विज्ञान से है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो समाजकारी मनोरोग विज्ञान के साथ भी व्यवहार में ये प्रक्रियाएं जो है संचालित होती हैं। समाजकारी के इतिहासकारों ने बताया कि 1920 में फ्राइडियन फ्राइडियन जो मनोविश्लेषण है, उनकी संकल्पना के कारण ही चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता और मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता का जो अलग अलग रूप का विभाजन हुआ वो बेसिकली 1920 से ही देखने को मिला, 1920 से ही, 1920 से। हालांकि चिकित्सकीय समाजकार्य को विधिवत रूप से अगर कोई प्रशिक्षण की बात थी तो एक स्मिथ कॉलेज है जिसकी स्थापना सन 1918 में हुई थी, उसने शुरू किया था विधिवत तरीके से, एक ट्रेडिशनल तरीके से, है ना, एक सही तरीके से आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर बात आपसे प्रश्न करें कि मनोचिकित्सा समाज कार्य की परिभाषा सर्वप्रथम सन 1931 में संयुक्त राष्ट्र ने दिया, यानी संयुक्त अमेरिका ने क्या कहा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की वो शाखा है जिसका विकास मनोचिकित्सा विज्ञान के साथ हुआ है ना, और इसका प्रयोग विशेष रूप से प्रशिक्षित ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो कुछ सीमाओं तक मनोचिकित्सा विज्ञान के ज्ञान से युक्त होते हैं और वे ज्ञान को व्यक्तिक समाज कार्य अभ्यास में प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली सोशल केस वर्क में चिकित्सा समाज कार्य और मनोचिकित्सा समाज कार्य दोनों की भूमिका रही है, दोनों की भूमिका रही है। और ये बात मैंने जो बताया अभी वो 1931 के बताया संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अब 20वीं शताब्दी में ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय में एक कार्यरत थी एक महिला थी, उनका नाम था सू मैरी गैरेट। आपने नाम सुना भी होगा इनके बारे में, है कि नहीं? और याद रखिएगा बोस्टन साइकोपैथिक, क्या नाम था? बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय, इसी में कार्यरत थी सू मैरी गैरेट, जो मानसिक रोगियों के अंतरंग अध्ययन किया। अंतरंग का मतलब एक प्रकार से ये हुआ कि उसका केस अध्ययन या एक प्रकार से आप कहिए स्टडी की बात इन्होंने किया, है ना। और इस प्रकार रोगियों को समाजकारी सहायता प्रदान करने की रूपरेखा तैयार किया। अब समाजकारी की रूपरेखा तैयार करने की भूमिका अगर किसकी रही है तो सू मैरी गैरेट की रही है। बाद में अमेरिका में चिकित्सालय समाजकारी द्वारा समाजकारी विभाग स्थापित कर दी गई, है ना। और उसके बाद सन 1905 में अगर हम बात करें 1905 में, और ये मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में समाज सेवा विभाग की स्थापना हो गई। तो याद रखेंगे ये शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैसाचुसेट्स का नाम आता है ना। ये नाम आता है मैसाचुसेट्स का नाम, जो जनरल हॉस्पिटल में समाज सेवा विभाग की स्थापना हुई 1905 में। जनरल हॉस्पिटल समाज सेवा विभाग, ठीक है जी सर। अब इसी के दौरान अगर हम बात करते हैं तो बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय के निदेशक पद पर जो रही हैं, निदेशक पद पे सन 1913 में निदेशक पद पर कौन रहा है? डायरेक्टर मैरी गैरेट सर। हाँ, यहाँ पर सही रहेगा सू मैरी गैरेट। पता है सू मतलब ये हुआ है कि उनकी शादी नहीं हुई थी, है ना, सुश्री। सू मैरी गैरेट का नाम आता है, ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में आप लोग, ठीक है। 1926 में अगर हम बात करते हैं मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सालय ने मानसिक स्वच्छता और बाल निदेशक क्लिनिक, परिवार और बाल कल्याण संस्थान इत्यादि में कार्य करने लगे, है ना। तो ये भूमिका देखने को मिली 1936 में, ये चीज़ें थी।
लेकिन बात अगर भारत की हो कि मनोचिकित्सा समाजकारी कब आया भारत में, तब क्या लगाएंगे? 36 37 37 में सर। 37 लगाइएगा, ना कि 36। 37 में भारत में मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई और उसी समय जो है इसकी बात की गई थी। ठीक है, मनोचिकित्सा समाजकारी की। और ये सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क द्वारा जो मुंबई में है उसी में, और उसी में आपको पता है एक प्रोफेसर थी जिनका नाम आप बताएंगे, चाइल्ड गाइडलाइंस क्लिनिक की स्थापना की थी। जीरो बिल्लो मोरी। शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। कब? 1952 1990 में, 1990 में। कौन थे सर इसकी स्थापना करने वाले सर? जीरो बिल्लो मोरी। तो लिखिए थोड़ा सर, नहीं सुन, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, जीरो बिल्लू है ना मौर्या। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे आप लोग 1950 और 51 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, हालांकि वो तो 44 में हो गया था, तो मनोचिकित्सा समाजकारी का प्रशिक्षण जो है प्रारंभ हो गया। कब से प्रारंभ हुआ? तो 1950 1955 से। 50-51 में। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं से उसी समय से ये जो है स्टार्ट होना, इस जो है कार्य करना स्टार्ट हो गया था। इसमें भी वही कार्य हैं जो ट्रीटमेंट वाली प्रक्रिया है। अब ट्रीटमेंट की बात जब आती है तो हमें थोड़ा सा रोगी वगैरह के बारे में पता, यानी बीमारी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, है ना। उन चीज़ों को जो है ये फिर रिलेट कराने लगता है। आपने नाम सुना होगा महामारी विज्ञान वगैरह के बारे में। महामारी विज्ञान जानते हैं क्या है? सर जो अध्ययन करता है जो महामारी फैलती है उसका। ओके, और सर भी कोई जैसे लोग कोरोना बताएं? थी। सर इसमें लोगों के विभिन्न समूह में कितनी बार रोग होते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए। अच्छा देखिए, आपने इसको मैं बताता हूँ, आपके पेपर में सवाल भी आता है। एपिडियोमोलॉजी कहा जाता है महामारी विज्ञान को, है ना। और लिख के दिखाना सर एक बार। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी है ना, इसको क्या बोलते हैं? महामारी विज्ञान बोलते हैं, है ना। जानपदी भी कहा जाता है इसको, जानपदी रोग विज्ञान भी बोला जाता है इसी को। दोनों बात एक ही है ना। अब यह चिकित्सा विज्ञान एक अंतः विषयक क्षेत्र था जिसमें मानव आबादी में बीमारी को नियंत्रण करने का अध्ययन किया जाता था, है ना। तो आपको बता दूं मैं कि महामारी विज्ञानों को अक्सर रोग जासूस के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि बीमारी के कारण का पता लगाना और उसका प्रसार को रोकने के लिए तत्पर हुआ करता था। हालांकि जब हम किसी यूनानी चिकित्सक की बात करते हैं मनोरोग में, तो नाम आता है किसका? हिप्पोक्रेटस का नाम आता है ना, जिन्हें दवा के पिता के रूप में भी जाना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। इन्होंने बीमारी का तर्क मांगा और वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें रोग और पर्यावरण प्रभाव की घटना के बीच के संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था। उनका मानना था कि मानव शरीर की जो है बीमारी 4 हास्य, जैसे काले पित्त होते हैं, पीले पित्त होते हैं, रक्त पित्त होता है, एक कफ पित्त होता है। इनके असंतुलन के कारण ही बीमारी फैलती है। इनका केवल इतनी बातें थी, 4 बातें। इन्हीं 4 पर आधारित था मानव शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में 4 बताने की प्रक्रिया को लेकर। काले पित्त, रक्त पित्त और 2 और सर? काले पित्त, पीले पित्त, रक्त, कफ है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आपको बता दूं
कहा जाता है, आप बताओ, केवल मानव जनसंख्या के संदर्भ में प्रयोग अगर कोई किया जाता है, केवल मानव जनसंख्या के संदर्भ, देखो पेपर में सवाल आएगा कि अध्ययन के संबंध में क्या पढ़ेंगे, और आपसे सवाल ये भी पूछेगा कि भाई मानव जनसंख्या के संदर्भ में, तो आप बताइएगा एपिडेमोलॉजी का ही शब्द बताइएगा, है ना, वहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। महामारी विज्ञान शब्द का पहली बार अगर जो अध्ययन किया गया वह वर्ष था 1802 था, 1802 था, जिसमें महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिए कार्य किया गया था, पहली बार प्रयोग हुआ था। और स्पेनिश चिकित्सा थे, उनका नाम था बिल्बा, है ना, बिल्बा उनका नाम था, है ना, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। सर कितने टाइम की क्लास हो रहा है सर? बस अभी समाप्ति कर रहे हैं, ठीक है, एक और बता देते हैं, बस फिनिश कर रहे हैं। हाँ सर, इस स्पेनिश चिकित्सक का नाम क्या था? उस चिकित्सक का नाम था बिल्बा। विल्बा, विल्बा, है ना। चलिए अभी आपके लिए अभी इतना ही रखिए, अभी हम लोग 8:30 पर ज्वाइन करेंगे, है ना।